नमस्कार। भारत के पद्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति दुबे। अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको मिलवाते हैं उन हस्तियों से जिन्हें भारत सरकार की ओर से पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस अंक की। भारत के पद्म में मिलते हैं पंडवानी और पंथी नृत्य कला को नए आयाम देने वाली उषा बारले से। छत्तीसगढ़ की इन दोनों ही लोक कलाओं को कई कलाकारों ने समृद्ध किया है और उषा बारले उन्हीं में से एक हैं जिन्हें इस साल पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ की लोक नाट्य कला पंडवानी और लोक नृत्य कला पंथी दुनिया भर में मशहूर है। खासतौर पर राज्य की एकल नाट्य कला पंडवानी छत्तीसगढ़ की इस सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए पंडवानी और पंथी कलाकार उषा बारले को साल 2023 में पद्मश्री सम्मान दिया गया। दो मई 1968 को जन्मी उषा बारले आकाशवाणी और दूरदर्शन की ए ग्रेड कलाकार हैं। उषा बारले भारत सहित कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रस्तुतियां दे चुकी हैं। इसमें साल 2006 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिया प्रदर्शन भी शामिल है। तो मैं तो बहुत बचपना से गा बजा रही थी, गुनगुना रही थी। तो मेरे फूफा जी मेरे को देखे, माँ भी देखे, जो बड़ी माँ थी मेरी, वो बोले कि बच्चे में कुछ लड़क दिख रहा है तो इसको अच्छे से सिखाना चाहिए। फिर मेरे फूफा जी ने मेरे को सिखाया। फिर मोर जो पिताजी मना भी करिस कि आप लड़की जात हो करके अब इतना गाना बजाना उचित नहीं है, बंद कर दो इसे करके। और फिर बंद करने के बहुत प्रयास किए, यहाँ तक कि मेरे पिताजी ने समझाया भी मुझे कि देखो बेटा, बच्चे जात अभी लड़की जात हो तो गा बजा रही हो, बड़े होने के बाद में लोगों का नज़र अलग पड़ता है। अच्छा। तो उसमें संदेशा गलत जाता है, मत गाओ बजाओ, शादी बर ब्याह हो जाएगा आपका, फिर ससुराल वाले लोग भी पसंद नहीं करेंगे जी। ऐसे करके फिर मेरे मन नहीं रुके तो मैं गा बजा रही। तो मेरे पिताजी का मूड एक दिन अचानक ख़राब हो गया, मेरे को पकड़ के कुएँ में डाल दिए। अरे बाप रे, इतने इतने पानी थे कुएँ में। हाँ। आप कितनी बड़ी थी? मैं उस समय वही 8 साल के रहे हूँ, 7-8 साल के। फिर क्या हुआ? फिर कुएं में डाला तो फिर आसपास के मैं सब देखे डालते मेरे को, अब मैं अपना तो रोने लगी। फिर डाले तो उसके बाद में फिर सब कुछ चिल्लाया कि तू कैसा है भाई, बच्चे अपना काम कर रहा है तो उसके काम में क्यों ध्यान दे रहे हो, बड़े हो जाएगा वो खुद समझ जाएगा। फिर उनको चिल्लाए, फिर रस्सी बाल्टी पकड़ के कुआं में डाले। और फिर मेरे को चाचा बोला बैठ बेटी, मैं बोली तो फिर बाल्टी में बैठ गए। फिर उसके बाद में फिर रस्सी पकड़ के फिर ऊपर ला लिए। फिर मोर जो पिताजी ना फिर अपने गला लगाया और खूब रोए कि चलो भाई अब जो तेरे को करना करो, मैं तेरे को मना नहीं करूँगा। ऐसे करके कि जैसे पिताजी से आशीर्वाद मिले जब से फिर अब किसी को डरने वाली काम ही नहीं हुआ। रात में दोपहर में जहाँ भी कार्यक्रम होते थे और कोई दूसरे लोग के, तो मैं वहाँ पहुँच जाती थी और उसके गाना को तुरंत गा के मैं उसको एक कंप्यूटर ने तुरंत, हाँ, पूरा वैसे जैसे वो गाते थे वैसे मैं भी उसको दोहरा देती थी। लगता था मेरे को कि रेडियो के अंदर में आदमी जब घुस के गाते हैं तो मैं भी क्यों नहीं गाऊँ, मैं भी गाऊंगी एक दिन। मेरे पे सियानमन बोले कि रेडियो के अंदर आदमी नहीं घुसे, वो वायर के हिसाब से गाए बजाए जाते। ऐसे करके ना फिर मोला बोले कि मोला रेडियो के अंदर गाना है और टीवी के अंदर गाना है कि मैं भी अपन कैसे गाता हूँ तेला देखूँ, कैसे गाता हूँ तेला सुनूँ। फिर आकाशवाणी रेडियो गेन, वहाँ स्वर परीक्षा दिखाए, परीक्षा में पास हो गए और परीक्षा में पास होने के बाद में फिर गाना चालू हो गए।
फिर दूरदर्शन वाले बुलाई, दूरदर्शन में जाके फिर अच्छा प्रोग्राम दें, उन पे तो बुलाते रहते। अभी अब आकाशवाणी भी ए ग्रेड के कलाकार हूँ भी आकाशवाणी में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज व्यासदेव जी के पद कमल। आपकी जानकारी के लिए पंडवानी का अर्थ है पांडव वाणी। पंडवानी छत्तीसगढ़ का मुख्य लोक गाथा गीत है जो महाकाव्य महाभारत के प्रमुख पात्र पांडवों की कहानी दर्शाता है। इसका जीवंत चित्रण दर्शकों के मन को मोह लेता है। महावीर करण अर्जुन मारे के प्रतिज्ञा करते रागी। हाँ भाई करो दल का सेना नायक जब करण हम थे। आओ पंडवानी को एक मुख्य कलाकार प्रस्तुत करता है। उसके साथ कुछ सहयोगी गायक और संगीतकार शामिल होते हैं। मुख्य कलाकार महाभारत महाकाव्य की गाथा को बड़ी सुंदर लय और ऊर्जा के साथ वर्णित करता है। वहीं दूसरी ओर पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य के सतनामी समुदाय का प्रमुख नृत्य है। इस नृत्य से संबंधित गीतों में मनुष्य जीवन की महत्ता के साथ आध्यात्मिक संदेश भी होता है। इस कला में निर्गुण भक्ति और दर्शन का गहरा प्रभाव है। कबीर, रैदास और दादू जैसे संतों का वैराग्य युक्त आध्यात्मिक संदेश पंथी नृत्य की आत्मा है। एक अनहोनी ऐसा हुआ, घर में आया चोर, धन दौलत ना लूट गया और कहता है मौत। इस लोक कला को नए मुकाम देने वाली उषा बारले का विवाह बचपन में ही हो गया था। इन्होंने इस कला की सतत साधना अपने पति के साथ मिलकर की है। महज 7 साल की उम्र से ही इन्होंने इस कला को सीखना शुरू कर दिया था। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोरे सना ना 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 मोहन पर बिना बजावता हरि गुना गावे नारद। मोरे बंसी बजैयाला बंदौगा मोर भाई, आवो धेनु चरैयाला बंदौगा मोर भाई, आवो नांगे नथैयाला बंदौगा मोर भाई। रागी माता कुंती के 5 बेटा और माता गंधारी के 100, नगर हस्तिना में 105 बालक रहा है। दोनों भाई कुर्सी के खातिर लड़ाई करी। प्रेमी सज्जनों और जनता जनार्दन ने ये कहा था कि आज वो कुर्सी जस के तस रखा गए, लेकिन वो कुर्सी के बैठैया बन मोर वृंदा यद बनाएगा मोर विपिन बिहारी भाई। मोरे रामे 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 जी, मोरे रामे 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 भैया, मोरे रामे ये भजन के रागी, मैं पैया ये लगाऊं भाई। मोरे रामे ये भजन के भैया गा, मैं बिनती ये लगाऊं भाई। ऐसे करके महासंग्राम हो गए। कौरव भी कहा कि मैं हाँ कोनो से कम नहीं हूँ, और पांडव भी कहा कि मैं भी किसी से कम नहीं। उषा बारले को इन पारंपरिक लोक कलाओं को आगे बढ़ाने के लिए तमाम पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें भुइया सम्मान, नेहरू युवा सम्मान, चक्रधर सम्मान, राजीव सम्मान, गुरु घासीदास समाजी चेतना पुरस्कार और तोतरण बाई मिर्चे सम्मान शामिल हैं। उषा बारले इस कला को मंचों के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी बढ़ा रही हैं। और 18 दिन के महाभारत में 18 यक्षोणी सेना, 11 यक्षोणी सेना राजा दुर्योधन के और 7 यक्षोणी सेना राजा धर्मराज के, जब दोनों दल के सेना बीच मैदान में आए तो वहां से भेरी नंगारा बजने लगे। मारो मारो गा कहा थवे, दे ललकार पटकारन लगे, गदगिद गदगिद गदा घूमन लगे, यग हाथी यद घोड़ा भागन गे वो दाई, यग रथे वाले रथ में ये जा वेगा भाई, बाने लेके ये रजुना चले भाई,
गदा लेके मोरा भीम चले भैया, मोरे गदा ये भावा मत राजरा गेगा भाई, ये गा बंसी ये बजैया तो लला गाँव दाई, ये वो धेनी वो चरैया पैयाला गथो भाई। अपने शौक को व्यवसाय में और उसके बाद उसे एक मुहिम में तब्दील किया है रजनी बैक्टर ने, जिन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। भारत के पद्म में मिलते हैं रजनी बैक्टर से। जाने माने क्रिमिका ग्रुप की स्थापना करने वाली और मिसेस बैक्टर्स फूड स्पेशलिस्ट बोर्ड की निदेशक रजनी बैक्टर को साल 2021 में भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा। श्रीमती रजनी बैक्टर, व्यापार एवं उद्योग। रजनी बैक्टर को ये सम्मान एक छोटे से व्यवसाय को एक सफल FMCG कंपनी में बदलने के लिए दिया गया। 2 जून 1940 को कराची में जन्मी रजनी बैक्टर विभाजन के बाद दिल्ली आ गई थी। 17 वर्ष की उम्र में इनका विवाह धर्मवीर बैक्टर से हुआ। 2 बच्चों की परवरिश और पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते निभाते मिसेस बैक्टर फूड इंडस्ट्री में भी दाखिल हुई और महज 300 रुपए से कारोबार शुरू किया। आज इनकी कंपनी लगभग 2000 करोड़ रुपए से अधिक का सालाना कारोबार कर रही है। आइए रजनी बैक्टर से ही इनकी संघर्ष यात्रा के बारे में जानते हैं। Because it's my passion to cook and to develop new recipes from my own self. So I used to keep on trying it. And then trying me, I just wanted to feed the children around and my friends around, so whom else to feed. Because my children were away to the hostel and there was not, I was just the only daughter-in-law in the house. So nobody was there. So I had to feed somebody. So I used to call everybody. Then after that, my friends used to tell me, why don't you work? Why do you keep on having everyday dinner? I could even do the dinner for 200 people on my own, without any help. सुश्री बैक्टर को बचपन से ही पकाने और खिलाने का शौक था और यही शौक फिर इनका जीवन बन गया। इनकी इस यात्रा में इनके स्वर्गीय पति और ससुराल वालों का विशेष सहयोग रहा। रजनी बैक्टर ने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से फूड टेक्नोलॉजी का कोर्स किया था और कारोबार की शुरुआत अपने घर से की। वे लुधियाना के अपने घर में ही आइसक्रीम बनाती और घर के सदस्य उसे बाहर बेचते थे, पर इस पहल का विरोध भी हुआ, लेकिन इनका परिवार इनके साथ मजबूती से खड़ा रहा। I just started going, I said, let me go to the fetes and the ice cream and all, and with hand churner ice cream. So I went to the fetes and it was a very big hit. Very big hit. In 5 fetes I went and 5 fetes were the biggest hit, better than other. Because ice cream used to finish so fast, I used to make more, then again used to finish, then more, then again used to finish. Then my husband said, want to do it properly. Then I put up a machine or something and do it in a backyard of my house. I started it. And then he called me, now you have set up, name your fact, what do you want to name? Because you have to register yourself, because I won't allow you to do anything unto you. But that is not my habit. My husband was very particular about all these things. So he called me on the phone, the person is going to the office, name it. I said, how can you name it in 1 minute? He said, no, you have to name it in 1 minute only. So I said, okay, you are so compelling me so much. I am making it with cream, let it be Creamica. काम बढ़ता रहा और फिर साल 1978 में इन्होंने 20,000 रुपए का लोन लेकर आइसक्रीम मेकिंग यूनिट लगाई। काम को ही पूजा मानने वाली रजनी बैक्टर ने ग्रामीण पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने वाली 1,500 से अधिक महिलाओं को पहले प्रशिक्षण और फिर रोजगार दिया है। रजनी बैक्टर सामाजिक कार्यों से भी जुड़ी रहती हैं। साल 1957 से ही ये कई नेत्र जांच शिविर, रक्तदान शिविर और चिकित्सा शिविर लगाती आ रही हैं।
काम से पहले ही मैं जुड़ी हुई थी, हॉस्पिटल से जुड़ी हुई थी, क्योंकि मैंने जब काम नहीं करती थी तो वो टू सब इन चीज़ों में जगह ही जाती थी। मैं हॉस्पिटल्स में जाती थी, गरीबों की सेवा करती थी, उनके खाने का अपने पास से अरेंज करती थी, उनकी दवाइयाँ देती थी, क्योंकि जो भी पैसे मेरे को मिलते थे, मेरे को पॉकेट मनी भी जो मिलती थी, मैं उसी चीज़ों में खर्च देती थी। बस मेरे को शौक़ था इन चीज़ों का कि मेरे को अच्छा लगता था उनको जाके सेवा करनी उनको। और ऐसे ही था, कभी ब्लाइंड स्कूल चले गए, कभी कैंप्स में चले गए। रजनी बेक्टर कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से भी सुशोभित हो चुकी हैं। साल 2005 में इन्हें PhD CCI की ओर से बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। साल 2013-14 में फिक्की की ओर से इन्हें सम्मानित किया गया। वर्ष 2017 में ग्लोबल अचीवर्स फोरम की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और साल 2020-21 में CII की ओर से इन्हें अलंकृत किया गया। भारत की लोक कलाएं ही हैं जो इसे समृद्ध बनाती है, और इन्हीं लोक कलाओं में से एक है कजरी गायन। अजीता श्रीवास्तव को कजरी गायन के क्षेत्र में बीते साल पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस गायन कला को समर्पित कर दिया है। भारत के पद्म में बात अजीता श्रीवास्तव की। प्रख्यात शिक्षाविद, गायिका और सामाजिक कार्यकर्ता अजीता श्रीवास्तव को उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय लोकगीत और सांस्कृतिक विरासत कजरी के लिए साल 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। श्रीमती अजीता श्रीवास्तव, कला लोक गायन। पिया मेहंदी ले आए द मोती झील से, जाई के साइकिल से ना। 70 के दशक में अजीता जी कजरी गायन और इसके संरक्षण से जुड़ी रहीं। साइकिल से ना। 70 के दशक से 80 के दशक में महिलाओं के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता था, क्योंकि मिर्ज़ापुर जनपद थोड़ा सा बैकवर्ड है, गांव से जुड़ा है, तो ग्रामीण जैसे काशी और प्रयाग के बीच में, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा महिलाओं के लिए वो अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने उस क्षेत्र में प्रवेश किया, और धीरे धीरे जब आप कोई अच्छा काम करती हैं और आपका अप्रिशिएशन चारों तरफ से मिलने लगता है, तो आपको सपोर्ट भी मिलता है। देखिए, कजरी लोक संगीत की एक विधा है जो मिर्ज़ापुर जनपद में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। हालांकि इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी है, तमाम विद्वानों के मत भी हैं, लेकिन इसका सबसे सर्वमान्य मत जो है वह माँ विंध्यवासिनी, जो आपको याद होगा महाभारत काल में कंस के हाथ से योग माया छूटती है और आकाशवाणी करते हुए कि तुझको मृत्यु देने वाला तो जन्म ले चुका है, उसके हाथ से छूटती है, तो वह योग माया आके विंध्य की पहाड़ियों पर निवास कर लेती हैं। तो उनके जन्मोत्सव भादों कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि को उनका जन्मोत्सव हम लोग मिर्ज़ापुर में मनाते हैं। माँ की आराधना में जो गीत गाए गए वो उनके स्वागत में, उनके आवाहन में कालांतर में वही कजरी कहलाए। इस तरह से आप देखेंगी कि कृष्ण से 6 दिन बड़ी है योग माया, तो एक तरह से कृष्ण का और माँ विंध्यवासिनी का भाई बहन का रिश्ता है। अजीता श्रीवास्तव का जन्म वाराणसी में हुआ। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से MA, गोरखपुर विश्वविद्यालय से B.Ed और प्रयाग संगीत समिति से संगीत प्रभाकर किया है। मैं मिर्ज़ापुर से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेरा जन्म काशी में हुआ है। मेरी शिक्षा दीक्षा काशी में हुआ है। विश्वविद्यालय BHU से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और वहीं से मैंने B.Ed किया, और मेरी ससुराल मिर्ज़ापुर में है। मेरी शादी 74 में 74 में हुआ है।
उसके बाद मैंने पहले ही अटेम्प्ट में अप्लाई किया तो मिर्ज़ापुर जनपद में आर कन्या इंटर कॉलेज मिर्ज़ापुर बहुत बड़ा विद्यालय है कन्या लड़कियों का, तो वहाँ मेरी जॉब लग गई फर्स्ट अटेम्प्ट पे। तो मैं इस तरह से, मेरी ससुराल भी थी और मैं बनारस से शिफ्ट हो गई मिर्ज़ापुर में। लेकिन चूँकि मैंने संगीत विषय से ग्रेजुएशन किया था, स्नातक किया था, तो एक तरह से संगीत का जो बीजारोपण है, जो प्लेटफॉर्म है, शुरुआत है, वो बनारस से, काशी से ही मेरे अंदर आ गया था। तो एक क्लासिकल का जो बेस होता है उससे आपको बहुत सहारा मिलता है, हर संगीतकार को, हर गायक गायिका को मिलता है। तो एक तरह से मेरा जो घराना है उसको आप बनारस घराना संगीत का कह सकती हैं। अजिता श्रीवास्तव ने कजरी में डॉक्टरेट की है। ये भारत सरकार और राज्य सरकार के साथ मिलकर कार्यशालाएं आयोजित करती हैं और बच्चों को भी ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग भी देती हैं। लोक गायन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ये एक संगीत स्कूल की स्थापना करना चाहती हैं। देखिए, एक हमारी कजली के क्षेत्र में, लोक संगीत के क्षेत्र में मेरी एक लंबी यात्रा है, 40-45 साल की यात्रा है। लेकिन आप ये जानिए, जितने भी बड़े महापुरुष हुए हैं या संगीत और साहित्य कला के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, कोई भी व्यक्ति मेरे ख्याल से इस क्षेत्र में ऐसे इसलिए नहीं बढ़ता कि मुझको बहुत बड़ा सम्मान मिलेगा। एक जुनून होता है, आपकी लगन होती है, आपकी उसमें इंटरेस्ट होता है। तो मेरा भी इंटरेस्ट था, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना बड़ा सम्मान मिल सकता है भविष्य में। इसके पहले 2020 में मुझको संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी कजली विधा के लिए मिल चुका था। उसके पहले 2019 में एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चला था उत्तर प्रदेश सरकार का कि आप उत्तर प्रदेश में हर ज़िले में कोई प्रॉम्प्ट फिगर है जिसने साहित्य कला संगीत के क्षेत्र में कोई काम किया अच्छा, तो आप उनके घर में जाइए, उस किसी मिनिस्टर को, आपको मंत्री महोदय जी को डिप्यूट कर दिया जाता था, उस ज़िले में, उनके जनपद में, उनके घर में जाके उनको सम्मानित करिए, उनको प्रोत्साहित करिए और उनसे पूछिए कि इस क्षेत्र में आप आगे क्या करेंगे, हमारा सहयोग है। तो 19, 2020 और 2022 में इतना बड़ा सम्मान मिलना मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है। इसके लिए मैं भारत सरकार की बहुत आभारी हूँ। और एक और बात आपको बताना चाहूँगी कि आज़ादी के 75 वर्षों के पश्चात मिर्ज़ापुर जनपद को प्रथम पद्म पुरस्कार और हमारी जो कजली विधा है उसको ये पुरस्कार मिलना, तो एक इस पर मोहर लग गया हमारी कजली विधा। तो ये इसके लिए भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करूँगी। अजिता श्रीवास्तव को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से साल 2017 में कजरी गायन के लिए अकादमी पुरस्कार, साल 2020 में काशी आनंद सम्मान, साल 2021 में हिंदी श्री सम्मान जैसे कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। कजरी गायन कला की सेवा करने के साथ सुश्री अजिता जी सामाजिक कार्यों में दखल रखती हैं। सुन कैला बलमु हो, सुन कैला बलमु, सुन कैला बलमु, सुन कैला बलमु, कचौड़ी गली सुन कैला बलमु, मिर्ज़ापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमु, पनवा से पातर भइल तोर धनिया, पनावा से पातर भइल तोर धनिया, देहिया गलेला जैसे नून हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमु, देहिया गलेला जैसे नून हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमु, मिर्ज़ापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमु। कृषि क्षेत्र में नवाचार करने वाले चिंथला वेंकट रेड्डी को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। उनके इन नवाचारों का जिक्र प्रधानमंत्री मन की बात में भी कर चुके हैं। भारत के पद्म में मिलिए चिंथला वेंकट रेड्डी से। अब आपको मिलाते हैं चिंथला वेंकट रेड्डी से। इन्होंने प्राकृतिक खेती के लिए अधिक टिकाऊ, पर्यावरण के अनुकूल और कम लागत वाली प्रक्रिया इजाद की।
इस उपलब्धि के लिए इन्हें साल 2020 में पद्मश्री से नवाजा गया। श्री चिंथला वेंकट रेड्डी, जैविक खेती। चिंथला रेड्डी की इस विधि से उच्च पोषक तत्वों से भरी पैदावार की जा सकती है। तो इस प्रकार की खेती से चावल और गेहूं जैसे मुख्य अनाजों में विटामिन ए, सी और D3 जैसे पोषक तत्वों की मात्रा काफी अधिक हो जाती है। 11 फरवरी 2021 को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा से इन्होंने इस विधि के लिए पेटेंट हासिल किया। चिंथला रेड्डी की इस अनोखी उपलब्धि का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात में भी किया। साथियों, जब हम साइंस की बात करते हैं तो कई बार इसे लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर लैब्स तक ही सीमित कर देते हैं, लेकिन साइंस का विस्तार तो इससे कहीं ज्यादा है। और आत्मनिर्भर भारत अभियान में साइंस की शक्ति का बहुत योगदान भी है। हमें साइंस को लैब टू लैंड के मंत्र के साथ आगे बढ़ाना होगा। उदाहरण के तौर पर हैदराबाद के चिंतला वेंकट रेड्डी जी हैं। रेड्डी जी के एक डॉक्टर मित्र ने उन्हें एक बार विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारियां और उसके खतरों के बारे में बताया। रेड्डी जी किसान हैं। उन्होंने सोचा कि वो इस समस्या के समाधान के लिए क्या कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने मेहनत की और गेहूं, चावल की ऐसी प्रजातियों को विकसित की जो खास तौर पर विटामिन डी से युक्त है। इसी महीने उन्हें वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा से पेटेंट भी मिली है। ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि वेंकट रेड्डी जी को पिछले साल पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। 22 दिसंबर 1950 को हैदराबाद के अलवाल में जन्मे चिंथला वेंकट रेड्डी ने जैविक विज्ञान में प्री यूनिवर्सिटी कोर्स पूरा किया। साल 1978 में इन्होंने अंगूर की खेती शुरू की और जल्द इस खेती में नवाचार के लिए इन्हें कई पुरस्कार भी मिले। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इस विषय पर एक पुस्तक भी प्रकाशित की। चिंथला वेंकट रेड्डी को साल 1990 में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल की ओर से द्राक्ष रत्न गोल्ड मेडल, साल 2006 में उत्तम रायथू पुरस्कार, साल 2007 में कृषि संचार और ग्रामीण विकास के लिए चौधरी चरण सिंह पुरस्कार समेत कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिल चुके हैं। भारत के पद्म कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।